हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके पेपर 2 एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक कवर करने वाले हैं और पेपर 1 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1953 में आया था। तो मैं ऐसे कुछ वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें एक एक कमेटी और कमीशन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उससे अगर कोई डेप्थ में सवाल पूछता है तो आप उसमें ना चूको। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, इनके द्वारा लाया गया था ये। इन्होंने हेड किया था, चेयरमैनशिप था इनका, और इसको मुदलियर कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और इससे पहले अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जाके और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ, साथ ही साथ जितने भी हमारे क्लासेस के पीडीएफ्स हैं वो, और मॉक टेस्ट वहाँ पे आप दे सकते हो। तो जरूर डाउनलोड करें हमारे ऐप को। आपके पेपर 2 एजुकेशन और पेपर 1 के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट यूनिट 2 का ये पार्ट है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड के बारे में और उसके फॉर्मेशन के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था 1952 और इसका चेयरमैनशिप था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। 1953 क्यों लिखा? क्योंकि ये लागू हुआ 1953 से। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, उस समय पे सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है सेकेंडरी एजुकेशन का, जो भी आपके माध्यमिक शिक्षा का मौजूदा स्थिति है, मौजूदा प्रणाली है, उसका जांच करना, उसको अच्छे से एग्जामिन करना और रिकमेंडेशन देना, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके जो भी हमारे कंट्री के नीड्स हैं उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए, अभी अभी आज़ादी मिला था 1947 में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बाद आने वाला ये दूसरा कमीशन था। 1952 में आया, तो बहुत आज़ादी के नज़दीक का ये बात है, 5 साल के भीतर का ही बात है। तो उस समय पे बहुत ज़्यादा जो इंग्लिश एजुकेशन था उसको बहुत ज़्यादा वरीयता दी जा रही थी, और हमारे इंडिया के हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा मोल्ड नहीं था। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एजुकेशन कमीशन साबित हुआ, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और जब डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर इसके चेयरमैन बनाए गए, तो वो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस समय पे थे ये। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था? तो देखिए, जो कमीशन है, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, इसका एम था कि अलग अलग क्रिटिकल एरियाज़ को ये एड्रेस कर सके। जैसे सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना, क्या स्थिति है माध्यमिक शिक्षा की, कितने लोग यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुँचते हैं, कितने लोग यहाँ पर एनरोल करते हैं, ड्रॉप आउट रेट कितना है, और करिकुलम कैसा है, इसके बारे में। फिर मेजर्स सजेस्ट करना माध्यमिक शिक्षा के विकास और सुधार के लिए, कई उपाय सुझाना, जो मेजर्स है उसको सजेस्ट करना, ताकि डेवलपमेंट हो सके और इम्प्रूवमेंट हो सके सेकेंडरी एजुकेशन में। इसके साथ साथ जो करिकुलम में चेंजेज क्या क्या लाने हैं, पाठ्यक्रम में कौन कौन से बदलाव लाने हैं, शिक्षण विधियों में क्या क्या बदलाव आनी चाहिए, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, और शिक्षक प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए, जो टीचर ट्रेनिंग है वो कैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कस हुआ है इस कमीशन में। तो याद रखिएगा, करिकुलम, टीचिंग मेथड, एग्जामिनेशन सिस्टम एंड टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात किया गया। अब इसके हम की रिकमेंडेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या रिकमेंड किया गया इसमें? स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है? संरचनात्मक पुनर्गठन। मतलब देखिए, जो सेकेंडरी एजुकेशन ड्यूरेशन था ना, इसको सजेस्ट किया गया कि 8+3+3 का रहेगा ये। 8+3 मतलब क्या हो गया? इसमें 8 साल जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को आप देना है आपको। इसके बाद आने वाले जो 3 साल हैं ये लोअर सेकेंडरी को देना है, और अगले 3 साल ये देना है हायर सेकेंडरी को। तो ऐसे डिवाइड किया गया, 8+3+3, 8 साल प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल लोअर सेकेंडरी और 3 साल हायर सेकेंडरी। तो ये उस समय की बात मैं कर रहा हूँ जब ये रिकमेंड किया गया था 1952-53 में। हायर सेकेंडरी स्टेज अगर देखें तो देखिए, हायर सेकेंडरी स्टेज में 11th और 12th ग्रेड की बात करते हैं, 11th और 12th ग्रेड की। और इसका एम था कि ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, एक तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और डाइवर्सिफाइड करिकुलम हो। डाइवर्सिफाइड करिकुलम का मतलब क्या हो? कि बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिले, अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर हों। ऐसा ना हो कि बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट हो, जिसको जैसा पढ़ने का मन वैसा उनको मौका देना चाहिए, और इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स 11th-12th लेवल पे अवेलेबल कराना। फिर अगले पे चलते हैं, करिकुलम और सिलेबस में। तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन बताया गया कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है करिकुलम को, पाठ्यक्रम को, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे। यहाँ पर हमने किया वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। यहाँ बात हुआ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब ऐसी ट्रेनिंग जो कि आपको जॉब्स दिला सके, आपको कुछ काम करना सिखा सके। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग, एग्रीकल्चरल स्ट्रीम्स को जोड़ा गया, जो कृषि से रिलेटेड स्ट्रीम थे। जनरल एजुकेशन के साथ साथ इन सभी में डाइवर्सिफाई किया गया। कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया कि भाई कुछ कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो सभी स्टूडेंट्स को एक
ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रेरित करें। फॉर एग्जांपल देखिए, लैंग्वेज, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ जैसे कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया है ना, कि मैथ्स हो, साइंस हो, लैंग्वेज हो, सोशल स्टडीज़ हो। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, कैसी फ्लेक्सिबिलिटी भाई, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देके आप बच्चों को चुनने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स दो कि अपने वो इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स चुन सके, ताकि जो भी उनके इंटरेस्ट हैं और फ्यूचर में क्या क्या उनके करियर के पाथ हैं उसके हिसाब से वो लोग जो है अब फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास हो। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकमेंडेशन में थी। 2 चीज़ ये हैं, इसके बाद और भी हैं। तीसरा, एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जब हम परीक्षा और मूल्यांकन की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस समय पे इन्होंने बात किया था कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, जो कि हमने देखा कि ये CCE लागू हुआ 2009 के आसपास में, लेकिन CCE का रिकमेंड किया गया था उसी समय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम पे रिलाई ना करके, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बच्चे के पूरे साल के मेहनत को एक एग्ज़ाम में आप टेस्ट कर ले रहे हो, नहीं, उनको साल भर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हो और एक ग्रेड दिया जाए उनको। तो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो कि बीमार पड़ गया मेन एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो पूरा उसका साल ख़राब हो जाता था, तो उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया कंटिन्यूअस असेसमेंट। फिर इंटरनल असेसमेंट, जहाँ पर इनकरेज किया गया कि देखिए, फाइनल रिजल्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट इंटरनल असेसमेंट से हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ बोर्ड्स के पेपर जो हैं वही फाइनल एग्जाम में हेल्प कर रहे हैं। भाई, जो टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, वो अच्छे तरीके से जानते हैं, इनसाइड आउट जानते हैं बच्चों को, तो इंटरनल असेसमेंट करके और बेटर बनाएं और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पब्लिश हो। और पब्लिक एग्जामिनेशन, जहाँ पे प्रपोज किया गया कि हायर सेकेंडरी स्टेज के एंड में पब्लिक एग्जामिनेशन हो। पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन जो हो, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा कि एक कंपटीशन भी आपको पता चलेगा और थोड़ा वहाँ पर फेयर इवैल्यूएशन भी हो सकेगा, क्योंकि बाहर से लोग जो है वो टेस्टिंग करने के लिए आते थे। फिर अगला है हमारा रिकमेंडेशन टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स के ऊपर। सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात किया गया कि भाई जो भी आप शिक्षा दे रहे हो वो गतिविधि आधारित हो, एक्टिविटी बेस्ड हो। जहाँ पर रिकमेंड किया गया कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, ताकि प्रैक्टिकल और एंगेजिंग बनाया जा सके एजुकेशन को। फिर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को यहाँ पर प्रमोट करने की बात की गई कि जो बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए आप इनकरेज करें डिस्कशन से, डिबेट्स से और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ से, ताकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही एक्टिव रहें, बहुत ही ज़्यादा वो गतिविधि करें, कुछ एक्टिविटी करें, एक्टिव रहें, और जिससे उनकी भागीदारी बढ़े, है ना, पार्टिसिपेशन बढ़े। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बात किया गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया गया, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेटर बने उस समय पर जितनी चीज़ें अवेलेबल थी उसके हिसाब से। फिर टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में बात किया गया कि टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बताया गया कि भाई हायर क्वालिफिकेशन के टीचर्स और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अगर टीचर्स को मिले तो ज़्यादा बेहतर पढ़ा पाएंगे सेकेंडरी स्कूल में, है ना। इन सर्विस ट्रेनिंग के बारे में बात किया गया, जहाँ फोकस किया गया कि भाई रेगुलर इन सर्विस ट्रेनिंग जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक बार टीचर भर्ती हो गए तो सर्विस में आने के बाद उनका जो है कोई आगे जो है वो प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से हम टीचर के नॉलेज और स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं, तो ये भी रिकमेंड किया गया। फिर बेटर सर्विस कंडीशंस हो टीचर के लिए, भाई इंप्रूव्ड सर्विस कंडीशन हो, पे स्किल्स अच्छे हो, पैसे अच्छे मिले, करियर एडवांसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये भी रिकमेंड किया गया। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बात किया गया, यहाँ करियर गाइडेंस जो है वो और काउंसलिंग हेल्प मिले स्टूडेंट्स को, आप करियर काउंसलिंग और गाइडेंस भी टीचर कर सके तो उनको भी ऐसी ट्रेनिंग मिले कि वो दे सकें गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिर इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके बच्चे भी उनके एजुकेशन और उनके करियर पाथ के बारे में। और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बात किया, जहाँ सजेशन था कि हम इस्टेब्लिश करें कुछ सपोर्ट सर्विसेज, जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गया, मेंटरिंग हो गया, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनके इमोशंस और उनके एकेडमिक नीड्स दोनों का पूरा ख्याल रखा जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट के बारे में रिकमेंड किया गया। फिर फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ, तो जहाँ पर हम फिजिकल फिटनेस का बात किया इन्होंने, और हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात किया कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप जो है एकेडमिकली ही और कॉग्निटिवली ही उनको ग्रो ना करो, बल्कि उनको फिजिकली भी फिट रखो और उनके हेल्थ के बारे में भी एजुकेट करो उनको। करिकुलम में ये सारी चीज़ें आप प्रमोट करो ओवरऑल वेलबींग के बारे में स्टूडेंट्स के, ताकि उनका मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ बेटर बने।
फिर 8वां एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन के बारे में बात हुआ, जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किया गया, पावर जो हो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, है ना, जो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलाउ करे ज़्यादा ऑटोनॉमी स्कूल्स और लोकल अथॉरिटीज़ को। तो पहले ऐसा होता था ना कि बहुत ज़्यादा पावर होता था बोर्ड्स के पास और स्कूल्स के पास बहुत कम पावर होता था, तो ये डिसेंट्रलाइज हो जाए पावर। आज स्कूल्स के पास बहुत खासा पावर है और ऑटोनॉमी है, वो खुद से अपना कुछ कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वही यही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में रिकमेंड की गई। फिर इफेक्टिव सुपरविजन के बारे में बात किया गया, जहाँ बात किया गया कि जो हम हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए इंस्पेक्शन हो, बार बार अगर जांच करने के लिए टीम आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे सीबीएसई है तो सीबीएसई से एक टीम आई और उन्होंने बिना बताए कोई स्कूल में जांच कर लिया कि उनके लैब्स कैसे हैं, वहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए जो डेस्क हैं वो कैसे हैं, टीचर्स कितने क्वालिफाई हैं, ऐसा अगर हो जाए तो इफेक्टिव सुपरविजन हो पाएगा। तो ये थे कुछ रिकमेंडेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन द्वारा। अब हम इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो जब इनको इम्प्लीमेंट किया गया और क्या इनका इम्पैक्ट रहा, तो सबसे पहले इनका अनुकूलन जो अडेप्टेशन हुआ इनका, तो जो भी रिकमेंडेशन दिए गए वो बहुत वाइडली अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा उनकी सराहना की गई और इम्प्लीमेंटेशन जो है अलग अलग स्टेजेज अलग अलग रीजन्स में हुआ, धीरे धीरे करके हुआ। इम्पैक्ट क्या रहा इसका, जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर, तो जो रिकमेंडेशन थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पॉलिसीज़ जो बनाने में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के लिए और स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर्ड करने में, जो पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ था उसको रीस्ट्रक्चर्ड करने में। इसके बहुत सारे सजेशंस ने फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए एक नींव की तरह काम किया, एक फाउंडेशन की तरह काम किया और इसके बहुत सारे सुझावों ने भविष्य में बहुत सारे आने वाली कमिटीज और कमीशंस को हेल्प किया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं कि आलोचना भी हुई और क्या क्या आलोचना हुई इसके बारे में बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सबसे पहला रिसोर्स कंस्ट्रेंट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब देखिए जो भी क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी रिकमेंडेशन दिया गया ना उसके लिए सब्सटेंशियल रिसोर्सेज चाहिए जो कि उस समय पे अवेलेबल नहीं थे, है ना। फाइनेंशियल एड्स चाहिए, फाइनेंशियल एड्स अवेलेबल नहीं थे उस समय, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था तो इतने पैसे नहीं थे कि इतने सारे रिकमेंडेशन पे काम किया जाए, तो ये था। फिर क्वालिटी एजुकेशन जो है, क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग वो नहीं था और ऐसे इंस्टीट्यूट्स बहुत कम थे जो टीचर ट्रेनिंग देते थे, तो ये था। फिर ये भी बताया गया कि एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस किया गया, बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है एग्जामिनेशन पे। तो कंटिन्यूस असेसमेंट के लिए तो पुश दिया था इन्होंने, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम को इन्होंने कंटिन्यू किया और वही डोमिनेट किया बहुत सारे रीजन्स में। तो ये भी एक आलोचना हुई कि देखिए रिकमेंडेशन देना और उसको इम्प्लीमेंट कराना दो अलग अलग बातें हैं। फिर लेगेसी क्या हुई, इसके आने से, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के आने से फ्यूचर में कौन कौन से पॉलिसीज़ के लिए इस न्यू की तरह काम किया। तो देखिए मुदलियर कमीशन के रिकमेंडेशन ने एक रास्ता खोल दिया आने वाले एजुकेशन पॉलिसीज और रिफॉर्म्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कोठारी कमीशन की, तो कोठारी कमीशन में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का बहुत बड़ा रोल था। 1964 to 66 में आया था कोठारी कमीशन और उसने एक रास्ता खोल दिया मुदलियर कमीशन ने कोठारी कमीशन के लिए। क्या रेलेवेंस रहा इसका, तो देखिए बहुत सारे कमीशंस के रिकमेंडेशन और एम्फेसिस दिया गया वोकेशनल एजुकेशन पे और इसके साथ साथ कंटिन्यूस असेसमेंट, टीचर ट्रेनिंग, ये आज भी कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल डिस्कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये रिकमेंडेशन दिया गया था उस समय पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन द्वारा। तो क्या समरी निकलता है, देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंडरी एजुकेशन लैंडस्केप को इंडिपेंडेंस के बाद, भारत की आज़ादी के बाद बदलने में। और जो इसका मोटिव था, जो एम्फेसिस था कि एक डाइवर्सिफाइड, ठीक है, एक विविध, एक अनुभवजनिक जो प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं, और स्टूडेंट सेंटर्ड, विद्यार्थी केंद्रित अप्रोच जो एजुकेशन के लिए हमने लिया और इसके लिए इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जहाँ पे इसने बात किया कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, सिर्फ एक एग्जामिनेशन पे हम रिलाई ना करें बल्कि जो अलॉन्ग द ईयर एग्जामिनेशन और टेस्ट होते हैं उन सभी को हम कंसिडर करें। और इसके अलावा इसने बताया कि टीचर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है और वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही पहलू को इसने कवर किया। तो ये लेगेसी रही। तो ये था आज का क्लास। आई होप कि आज के इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एडमिशन्स ओपन हैं दिसंबर बैच के लिए। द नंबर इज़ 9015958713। इस नंबर पे कॉल करके और आप एडमिशन्स ले सकते हैं। और 3499 इज़ द चार्ज फॉर पेपर 2 एजुकेशन, एंड पेपर 2 एजुकेशन के साथ आपका पेपर 1 एजुकेशन फ्री है। और सिर्फ आप पेपर 1 एजुकेशन लेना चाहते हो तो द चार्ज इज़ 999। सो इस वीडियो में यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।